तो बच्चों, आपने क्या सोचा है कि जो बर्फ है वो पिघलकर पानी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, या कि आपने देखा होगा कि हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप में क्यों परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये साइंस का कौन सा फैक्ट है, कौन सा नियम है जो इसमें अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों, मैं हूं दीपक कुशवाहा, आपका साइंस टीचर। तो हम देखते हैं इस फैक्ट के बारे में। आइए, तो हमारा टॉपिक है आज का पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जो हमने पदार्थ पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो पदार्थ होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो हम इनकी जो अवस्थाएं हैं, स्टेट हैं, उसके चेंजेस के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं नए कंसेप्ट के बारे में और नए नॉलेज के बारे में। तो हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित कैसे होती है, चेंज कैसे होती है। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का मतलब बेटा होता है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी परिवर्तित होती रहती, इसलिए हम यह क्या बोलते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, किसमें, ताप में, दाब में परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि हम मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये बेटा बर्फ है। क्या है, बर्फ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर में निकाल के रख देते हैं। तो आप देखोगे ये पिघलने लगेगा और पानी में बदलने लगेगा। ठीक है, ओके। तो इस पे किसका इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का। दाब का परिवर्तन कैसे, आपने देखा होगा गैस को हम जब किसमें, पंप से हवा भरते हैं, किसमें, ट्यूब में। आपने साइकिल यदि चलाया होगा तो देखा होगा पंप से हवा भरते हैं। तो उस पंप से जब हम हवा भरते हैं किसमें, ट्यूब में, तो उसमें क्या लगाते हैं, दाब। क्या लगाते हैं, दाब। तो जब हम दाब लगाते हैं तो हवा जो होती है किससे, पंप के थ्रू ट्यूब में भर जाती है। ठीक है, तो ये दाब हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, ताप। ताप मतलब टेम्परेचर। तो पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं। परिवर्तनशील का मतलब होता है परिवर्तित हो जाती है। किससे हो जाती है, ताप से, दाब से परिवर्तित होकर ये क्या हो सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ताप के या दाब के, किसके, ताप के या दाब के प्रभाव के कारण द्रव की अवस्था में परिवर्तन को द्रव की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। क्या मैंने बात किया, मैंने ये बोला कि ताप और दाब के प्रभाव के कारण द्रव के होने वाली अवस्था में परिवर्तन को द्रव की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। द्रव के में ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव की अवस्था में होने वाली परिवर्तन को द्रव की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे ठोस के फॉर्म में क्या होता है, बर्फ आपने देखा होगा। द्रव के फॉर्म में पानी होता है। गैस के फॉर्म में क्या होता है, वाष्प होता है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज समझाया गया है कि यदि हमारे पास क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। तो सबसे पहले यहां पर हम किसकी बात करते हैं, सॉलिड की। तो सॉलिड में क्या आता है, बर्फ आता है। क्या आता है बेटा, बर्फ आता है। ठीक है, क्या आता है, बर्फ आता है। अब बर्फ जो होता है लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए, बर्फ जो है जब ठोस से द्रव में, यानी सॉलिड क्या होता है, ये ठोस है, ये क्या है बेटा, द्रव है, और ये क्या होता है, गैस है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने क्या बात की, बर्फ है, बर्फ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ये ठोस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में। फिर द्रव से क्या हो, ये ठोस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ठोस जो है तीनों अवस्थाओं में क्या है, परिवर्तित हो सकता है। तो कैसे हो रहा, पानी जैसे आप देखेंगे कि जब बर्फ को क्या होता है, क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, द्रव में। और ठोस को द्रव में कन्वर्ट, यानी पानी का ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को मिलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना। ठीक है, फिर उसके बाद ठोस को किससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, इतनी सी चीजें समझ में आए। मतलब ठोस को द्रव में जब यानी कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और जब ठोस को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि ठोस को दो अवस्थाओं में परिवर्तित किया, एक है द्रव और एक है गैस। ठोस को जब द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो मेल्टिंग, और गैस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्लिमेशन। ठीक है, अब यहां पर तीसरी स्टेज हम देखते हैं कि लिक्विड को हम किन किन अवस्थाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। तो लिक्विड को, द्रव को हम गैस में और ठोस में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जब लिक्विड को गैस में परिवर्तित करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, बाष्पीकरण। ठीक है, और जब इसमें बोलते हैं तो क्या बोलता है, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, इन्हें समझ में आया, फ्रीज मतलब उसको जमाना। ठीक है, फिर गैस को हम किन किन अवस्थाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, तो गैस को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। ठीक है, क्या बोलेंगे, संघनन। और जब गैस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। इन्हीं चीजें समझ में आए। तो यहां पर आपने देखा कि एक स्टेज से दूसरी स्टेट में जब चेंज होता है तो अलग अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये अगला क्या है, फ्यूजन। जैसे अभी हमने यहां पर आपको बताया, क्या बताया, क्या, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। ठीक है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब इन टर्म होता क्या है, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बारी बारी करके एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है मेल्टिंग, क्या होता है वेपोरेशन, क्या होता है वेपोरेशन पॉइंट। ये सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, मेल्टिंग, जिसको हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक या गलन। ठंडा, आपने देखा होगा बर्फ जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा फील कराता है ना, गलता है कि नहीं, उस प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं गलना। ठीक है, ठंडा फील होने को क्या बोलते हैं, गलना। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखोगे कि गलन, यानी गलन को हम क्या बोल रहे हैं, गलनांक। ठीक है, अब देखते हैं कि गलनांक होता क्या है। किसी ठोस को उष्मा देते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उष्मा से वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हमने एक सेटअप तैयार किया है जिसमें ये कैंडल है जो रखी है। क्या करेगी ये कैंडल, जलेगी। क्या होगी, जलेगी। जलेगी तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये एक बीकर रखा हुआ है। बीकर में क्या रखा हुआ है, आइस। क्या रखा है, आइस। फिर क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर किस लिए है, टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, और गैस रॉड से हम क्या करते हैं, उसमें गैस भरते हैं। ठीक है, गैस रॉड मतलब फूंक कर आप देखोगे नॉर्मली हम क्या करेंगे, गैस पास कराएंगे। ठीक है, ये स्टैंड है जिसमें हम किसको होल्ड करके रखे हैं, थर्मामीटर को। किसको होल्ड करके रखे हैं, थर्मामीटर को। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्राइपोड्स का मतलब होता है, जैसे आप देखोगे कि जिसमें हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली कर पाए उसके लिए एक सिस्टम है जो एक टेबल टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइपोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बर्नर को जलाया। ठीक है, और ये जब जलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो आइसबर्ग, ये बीकर है, ये क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब गर्म होना स्टार्ट करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस पानी का, यानी आइस का। ठीक है,
अब यहाँ पर जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलना चालू करता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बर्फ जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, द्रव में, यानी ठोस जो है द्रव में कन्वर्ट हो रहा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो आइसबर्ग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघलना प्रारंभ कर रहा है, यानी पिघल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि इसमें एक ऐसी प्रोसेस आती है कि हम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इसमें पिघलने की प्रोसेस नहीं होती है, यानी जो पिघलने की प्रोसेस है और नॉर्मल टेम्परेचर है, दोनों एक ऐसी स्टेज में आ गए कि दोनों इक्वल हो गए, यानी पिघलने यानी उसका नॉर्मल टेम्परेचर और जो हम दे रहे थे दोनों अलग अलग एक सेम कंडीशन में आ गए। तो इस कंडीशन में जो बर्फ है उसका पिघलना बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या होता है, किसी ठोस को उष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति ऐसी आती है जब उष्मा वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता, मतलब हम कितनी भी उष्मा क्या कर लें, एनर्जी क्या कर लें, बढ़ा दें, लेकिन उसका तापमान क्या नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की यह क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को ही क्या बोल रहे हैं, गलन। क्या बोल रहे हैं, गलन। तो ध्यान रखना, किसी ठोस को उष्मा देने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब उष्मा में वृद्धि करने पर तापमान परिवर्तित नहीं होती है, यानी किसकी, ठोस की, ठोस मतलब आइस की, बर्फ की, उष्मा देने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब उसके टेम्परेचर में, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठोस से द्रव में परिवर्तन होने की इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गलन कहते हैं। यानी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की यह क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है, यानी मेल्टिंग कहलाती है, या इसी को हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है या ताप है जहां पर यह प्रोसेस होने लगती है। ठीक है, तो जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक क्या होता है। तो जिस ताप पर, वायुमंडलीय ताप पर कोई ठोस, यानी ध्यान रखना, जिस तापमान पर या वायुमंडलीय दाब पर, ध्यान रखना, टेम्परेचर अलग है, इन्वायरमेंटल प्रेशर अलग है। टेम्परेचर हम जो है नेचुरली, आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अलग है, इन्वायरमेंट के थ्रू उस पर अप्लाई हो रहा है। तो जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव है ना पिघल कर द्रव बनता है, तो वह ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, गलनांक। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। ध्यान रखना, इसे आपको याद रखना है। किसको याद करना है, कि बर्फ का, यानी जो वाटर है, पानी है, उसका गलनांक कितना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी का गलनांक कितना होता है, तो पानी का गलनांक बेटा क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए कभी कभी ये क्वेश्चन उल्टा आता है, आपसे केल्विन पूछता है तो 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री जो होता है किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान रखना, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस द्रव का गलनांक बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्वथनांक। आपने अभी देखा गलनांक, गलनांक में क्या हो रहा है, द्रव जो होता है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठोस किसमें, द्रव में। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वथनांक। ठीक है, गलनांक, क्वथनांक। क्वथनांक की हम बात करते हैं कि क्वथनांक है क्या, बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। आपने देखा होगा कि पानी
यदि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर हमने ये बीकर लिया है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या भरा है, सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ भरा हुआ है। अब इसमें हमने ये बर्नर को क्या कर दिया, जला दिया। जब बर्नर को जलाएंगे तो इस पानी का ताप जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। जब हम बर्नर को क्या करेंगे, जलाएंगे, तो पानी का ताप बढ़ेगा। ऐसे ही आपने नॉर्मली देखा होगा, चाय बनाते हो, जब चाय बनाते हो तो देखते हो, जो भी जिसमें भी आप चाय बनाते हो तो पहले पानी आप डालोगे, फिर दूध डालोगे, फिर शक्कर डालोगे, सब चीजें डालोगे। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आपने पानी डाला और जैसे ही आप गैस जलाए तो तुरंत पानी गर्म होकर उबलने लगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम में मतलब कुछ मिनट लगते हैं, यानी उस पानी को बॉईल होने में। मतलब उस पानी का जब तक टेम्परेचर एक इस स्थिति में नहीं आ जाएगा कि उसके सभी मॉलिक्यूल, यानी जितने भी पानी के मॉलिक्यूल उस केटली में जिसमें पानी आप चाय बना रहे हो, सभी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाएगा जब तक उसमें बॉइलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि बर्फ द्रव को गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ने लगता है, वही चीज है। आप जैसे ही फ्लेम जलाओगे तो क्या होगा, उस जो बर्तन में आपने पानी रखा है उसका तापमान बढ़ने लगेगा, ठीक है। निरंतर गर्म करने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां द्रव ताप स्थिर हो जाता है और इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि द्रव को गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ता है, कोई भी द्रव हो, ठीक है, उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम उसको लगातार गर्म करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब स्थिर हो जाता है तो उससे उसके क्या होने लगते हैं, बुलबुले निकलते हैं। और जब बुलबुले निकलते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्वथन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथन। अब बोलोगे सर बुलबुले कैसे निकल रहे हैं, तो आपने देखा होगा उबलने लगता है, उबलने लगता है, तो उसमें जब उबलने लगता है तो देखोगे उसमें अलग प्रोसेस होने लगती है। पानी ऐसा होता है कि वो ऊपर बुल्ले छोड़ रहा, ठीक है, जब बुल्ले छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि बुलबुले छोड़ रहा, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर बोल रहा है कि जब द्रव को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है और लगातार बढ़ने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका तापमान स्थिर हो जाता है और उस स्थिर तापमान पर उस द्रव से कुछ बुलबुले निकलते हुए समझ में आएंगे, आपको दिखाई देंगे। उसे ही, उस स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, क्वथन। उसे क्या बोलेंगे, क्वथन। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उस पानी में क्या आ जाए, बुलबुले आ जाए, उबाल आ जाए, है ना, उबाल आ जाएगा, वही क्या होगा, क्वथन होगा। अब पानी का क्वथन क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, मतलब वो ताप, ध्यान समझना, भीतर से वाष्प बुलबुले उठने लगते, इस क्रिया को ताप। अब ध्यान रखना, ताप कहां बोल रहा है, यहां पर ताप स्थिर हो गया, ध्यान समझिए। यहां पर जो बेटा ताप स्थिर हुआ है, यहां पर ये ताप स्थिर हुआ है, क्या हो गया है, स्थिर। इस स्थिर ताप को हम क्या कहेंगे, इस स्थिर ताप को ही हम क्या बोलेंगे, गलनांक, सॉरी क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वथनांक। मतलब ये स्थिर ताप जो है एक फिक्स टेम्परेचर है जिसमें पानी क्या करने लगता है, उबलने लगता है। तो आपको पता होगा, तो हम आगे देखते हैं कि क्वथनांक, क्वथन आपने पढ़ लिया, तो क्वथन के आगे आता है क्वथनांक। क्या आता है बेटा, क्वथनांक। तो देखते हैं क्वथनांक क्या है। तो क्वथनांक क्या है, वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा दाब जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है, क्या होने लगता है, उबलने लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ठीक है। वह वायुमंडलीय यानी दाब जिस तापर वह वायुमंडलीय ताप जिस ताप पर या दाब पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते के हैं, क्वथनांक, ठीक है। तो ध्यान देखिए, जल का क्वथनांक ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाती है, बराबर। मतलब जो वाटर वेपर है, क्या वाटर वेपर जो है, इन्वायरमेंटल जो प्रेशर है उसके क्या हो जाएगी,
इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, क्वथनांक। कितनी चीजें समझ में आई कि नहीं है। तो आपने क्या देखा, इसके पहले आपने देखा, क्या देखा है, गलनांक एवं गलन एवं गलनांक। ठीक है, तो गलनांक आपने देख लिया, और क्या देखना, गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग आपने देखा। उसके बाद आपने देखा बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग में क्या होता है, जिसमें पानी उबलने लगता है ना। और बॉइलिंग पॉइंट में उस टेम्परेचर को बोलते हैं जो टेम्परेचर में द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला देखते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ध्यान से समझिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्या होता है, यहां पर जैसे हमने जो पढ़ चुके हैं वहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पानी का, क्वेश्चन पूछेगा, पानी का क्वथनांक कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन है क्या, तो ध्यान रखें, कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित किए हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रखना, आपने गर्म किए बिना, यहां पर आपने क्या नहीं किया है बेटा, गर्म बिल्कुल नहीं किया है। अवस्था में किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, होते हुए सीधे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प में। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ठोस है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है ना। तो अब कैसे हम पता लगाएं कि क्या होता है, तो देखिए, कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातज, जिसको हम बोलते हैं सब्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्लीमेंट। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, सब्लीमेंट बोलते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आए, तथा यह क्रिया क्या कहलाती, ऊर्ध्वपातन कहलाती। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने कपोर देखा होगा, अमोनियम क्लोराइड देखा होगा, ठोस आयोडीन आपने देखा होगा, और नैप्थलीन देखा होगा। ठीक है, नैप्थलीन क्या होता है आपने देखा होगा, पॉलिश छुड़ाने के लिए यानी साफ करने के लिए नाखून से, आपने देखा होगा फीमेल्स, कई सारे फीमेल्स जो होते हैं नाखून हाथों में लगाते हैं, उस नाखून को छुड़ाने के लिए यानी इन नाखून से हटाने के लिए जो है नैप्थलीन का यूज किया जाता है। ठीक है, जो ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे कि वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। साथ में आपने देखा होगा कपूर। ठीक है, आपने हवन के लिए देखा होगा, पूजा पाठ में देखा होगा कि जो कपूर यूज होता है, तो आप देखोगे कि कपूर को यदि आप लाकर खोल कर रख दो और आज रखा है, आप 2 दिन बाद देखेंगे कि वो कपूर बचे ही नहीं, आपको दिखेगा नहीं। आप पूरे घर में ढूंढते फिरेंगे कपूर कहाँ चला गया, अरे भैया कहीं गया नहीं है वो, तो क्या हो गया, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यदि आपने कपूर को खुला रख दिया है और कहीं आस पास से यदि बैठे हुए हैं तो आपकी उसकी स्मेल जो है, उसकी खुशबू जो है आप तक पहुंचेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां पर ठोस जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो ठोस है गर्म करने के बिना, ठीक है, गर्म करने पर बिना द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज, तथा इस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इतना समझ में, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये अमोनियम क्लोराइड हमने इसमें लिया है, किसमें लिया है, इस बीकर में लिया, और इसको हमने बर्नर के थ्रू गर्म करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये पहले किसमें था, सॉलिड में था, किसमें था, ठोस में था।
ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, जो हमारे पास ये बीकर है इसमें हमने ऊपर कॉटन लगा दिया, रुई लगा दिया। क्या लगा दिया? रुई लगा दिया। ठीक है। अब रुई लगा दिया तो यहां पर देखा कि जो भाप है, पानी तो यहां भरा हुआ है ना, तो यहां से भाप ऊपर जाएगी ना, तो उसके जो मोहड़ा है यानी ये जो मुंह है, तो उस पर क्या हो जाएगी, भाप रुक जाएगी। अब भाप जब वहां पर रुक जाएगी तो भाप क्या होगी, ठंडी होगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भाप जो हो रही है क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। अब जब वो ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर अमोनियम जो होता है क्लोराइड, इसकी सरफेस में क्या होगा, डिपॉजिट होने लगे। यहां पर जो होता है अमोनियम क्लोराइड क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगे यानी जमा होने लगेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले क्या था, ठोस था, फिर ठोस से यहां पर वेपर बनेगा। जब वेपर बनेगा तो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस, सॉरी गैस में बने, गैस कन्वर्ट हुआ, और गैस से फिर से किस में कन्वर्ट हुआ, जब इसको हमने क्या कर दिया बेटा, ठंडा कर दिया, तो फिर से ये किस में कन्वर्टित हो गया, ठोस में। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर पहले वो किसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में। उसके बाद किसमें, जब उसको हमने ठंडा किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ, किसमें क्यों हुआ, ठोस में। ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहां पर देखोगे कि यहां पर क्या है, हमारे पास कपूर है। कपूर को हमने क्या किया, सेम कपूर तथा नमक का मिश्रण बनाया और उसको गर्म कर दिया। ठीक है। जब गर्म किया, ऊपर हमने यहां पर कॉटन लगा दिया, किसमें, बीकर में, जिससे जो भाप है वो बाहर ना जाए, गैस जो है बाहर ना जाए, तो है ना। जब हमने इसको गर्म करना किया या स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो गैस है वो इकट्ठा हो गई, और जब ये इकट्ठा हो गए तो ये कैसी किया, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है। और जब ठंडी हो जाएगी तो वो क्या होता है कि इस बीकर की यहाँ पर सरफेस में ये क्या होने लगता है, जमा होने लगती है। कौन जमा होने लगता है, ये कपूर जमा होने लगता है। ठीक है। तो आपने देखा कि कपूर पहले किस में था, सॉलिड में था, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, किस में हुआ, सॉलिड में। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऊर्ध्वपातन में क्या हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो यहां पर ऊर्ध्वपातन में हो रहा है, ठोस, ठोस जो है पहले कन्वर्ट होता है गैस में, फिर गैस से कन्वर्ट होता है फिर से ठोस में। ठीक है, समझ में आया। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है ये एक दूसरे में परिवर्तित होने वाली प्रोसेस है। तो आप देख रहे हैं ऊर्ध्वपातन में क्या हो रहा है, ठोस गैस में परिवर्तित हो रही है, गैस ठोस में परिवर्तित हो रहा है, और ठोस को फिर से गर्म करो गैस में परिवर्तित होता है, और गैस फिर से ठोस में परिवर्तित हो, मतलब ये क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ठोस गैस, गैस ठोस में। ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस को गर्म करने पर बिना गैस द्रव में परिवर्तित हुए ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपने क्या देखा है, कपूर देखा, अमोनियम क्लोराइड देखा, ठोस आयोडीन देखा और नेप्थलीन देखा। ध्यान रखना, बहुत ही केयरफुली यहां पर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि ऊर्ध्वपातन निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, या कि निम्न में से ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है। तो यहां से क्या बनता है बेटा, ऑब्जेक्टिव, ओटी। तो यहां से जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। अब देखिए यहां से आपसे पूछ लिया कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पूछा क्या, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, जब ठोस, क्या, ठोस को गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने के पहले गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। शॉर्ट में यदि डेफिनेशन यदि लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे कि ठोस को गर्म करने पर डायरेक्ट वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। या जैसे आपको यहां पर लिखा हुआ है कि जो ठोस है, क्या है, ठोस गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तथा पुनः
ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो रहा है। इस पदार्थ को ध्यान रखना, पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं तथा प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी पदार्थ जो है उसको मत लिख देना कि ये ऊर्ध्वपातन, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पदार्थ क्या है, ऊर्ध्वपातज है, और प्रोसेस का नाम क्या है, ऊर्ध्वपातन। इन्हीं चीजें समझ में आए कि नहीं है। और उसका उदाहरण क्या है, अमोनिया, कपूर, क्लोराइड और आयोडीन और नैप्थलीन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। नेक्स्ट है हिमीकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिमकरण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, हिमकरण। अब क्या होता है हिमकरण, क्या फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रिज जमाना, फ्रिज का मतलब क्या होता है, जमाना। तो फ्रीजिंग क्या होता है, ध्यान रखिए, जब किसी द्रव का तापमान घटाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटने लगी, ध्यान रखना, ठीक है। आप देखते हो कि गर्मियों के सीजन में हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, क्या होती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और ठंडियों के सीजन में आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है थोड़ा सा स्लो काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ पर हम द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब किसी द्रव का तापमान, हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाया जाता है, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तथा एक निश्चित ताप पर या उसके नीचे इन कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होने लगता है। मतलब इनके कणों के मध्य जो अट्रैक्शन है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है, ज्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। अंततः द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, हिमीकरण, जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। यदि आप देखोगे कि हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो इसके पहले हिमीकरण हम देखते हैं कि जब किसी द्रव का तापमान घटाया जाता है, ध्यान समझिए, क्या मैंने बोला कि किसी द्रव का तापमान घटाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, ठीक है। और एक निश्चित ताप पर या उससे कम करने पर उसके कणों के मध्य अंतर आणविक बल जो होता है बढ़ने लगता है, ठीक है। और अंततः द्रव जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमीकरण, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया कि हिमीकरण क्या है, कि किसी ठोस का, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, द्रव है, मान लीजिए हमारे पास द्रव क्या है, मान लीजिए, क्या मान लो, मानने में क्या जा रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या है, पानी है, क्या है, पानी है, क्या है बेटा, पानी है, ब्लू है पानी, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, ताप जो है, इसका जो है हमने ताप जो है क्या कर दिया, कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया। अब इसकी जो कणों की गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा जो थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि जो जो जिस टेम्परेचर में इस द्रव की कणों के बीच, यानी इन कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और ये द्रव जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। और इस अवस्था को ही हम बोलते हैं हिमीकरण। समझ में आया कि नहीं आया। अब हिमांक क्या होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, यहाँ पर ऐसा कौन सी अवस्था आ गई जिसमें जो पानी है वो ठोस में कन्वर्ट हो गया, यानी पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक, ठीक है। यदि आप देखोगे कि पानी का हिमांक, पानी का हिमांक जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, गलनांक हो या हिमांक हो दोनों क्या है,
एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आया कि हिमीकरण क्या होता है और हिमांक क्या होता है। हिमीकरण क्या है कि जब द्रव है उसका टेम्परेचर कम किए तो उसके क्या है, कणों की गति ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। कणों की गति ऊर्जा जब कम हो जाती है तो क्या होता है, ध्यान रखना, उसके अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया। अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ गया तो क्या हो गया, पानी जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, ठोस में। नहीं समझ में आया तो देखिए आगे देखो। देखो हम देखेंगे तो क्या है, पहले हमने देखा क्या, द्रव, हमारे पास क्या है द्रव, हमने द्रव का क्या किया, ताप क्या किया है, कम किया। जब द्रव का ताप हमने कम किया तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, गति क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। जब गति कम हो गई तो क्या हो गया, अंतराणुक बल क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। जब अंतराणुक बल बढ़ गया तो क्या हो गया, ध्यान रखना, द्रव का ताप हमने क्या किया, कम किया, तो गति क्या हो गई, कम हो गई। किसकी गति कम हो गई, कणों की। कणों की गति क्या हो गई, कम हो गई। कणों की गति कम हो गई तो अंतराणुक बल यानी कणों के जो बीच मध्य जो होती है बल होता है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और अंतराणुक बल क्या हो गया, बढ़ गया। तो पानी जो होता है किसमें कन्वर्ट हो गया, ठोस में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण। क्या बोलेंगे, हिमीकरण। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो इससे आसान तरीका और है, जिससे हमने ये बहुत ही आसान तरीका है जिसमें हमने आपको बता दिया बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया कि हिमीकरण कैसा हो रहा। अब इस प्रोसेस को, अब ध्यान रखना, यहां पर कम किया, एक ऐसी स्थिति आई जहां पर यहां से यहां पर ये कन्वर्ट हो गया, यानी द्रव जो है ठोस में कन्वर्ट हो गया। इस टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं, हिमांक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हिमांक बोल रहे हैं। और ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं है, क्या बोल रहे हैं, हिमांक। और ये कितने डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिए 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, ठीक है, क्या बोलेंगे, हिमांक। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आए तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है संघनन। क्या है, संघनन। संघनन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कि फ्रिज में बॉटल रखा है, पानी सभी लोग फ्रिज के पीते हो कि नहीं पीते हो, पीते हो, सभी लोग पीते हो, ठीक है। फिर जब भी देखते हो चिक 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 करने लगते हो। क्यों करने लगते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से कहीं बाहर से आए और तुरंत हमने पानी पी लिया, ठीक है। आपने ये देखा कि बाहर का टेम्परेचर, जो हम जिस इन्वायरमेंट से आए हैं उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और हमारी की बॉडी का टेम्परेचर दोनों डिफरेंट है। और जो पानी आप पी रहे हो उसका टेम्परेचर और डिफरेंट है, ठीक है, अलग है। अब क्या हुआ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी जो है स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि आप बाहर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आए, यानी उच्च ताप से निम्न ताप में आए। जब निम्न ताप में आए हो तो अभी आपके शरीर का ताप जो है स्थिर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आए हो तो आपके ताप कुछ टाइम बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप आए और तुरंत पानी पी लिया, ठीक है। पहले ही डिसबैलेंस था आपके बॉडी का टेम्परेचर और आपने ओवर डिसबैलेंस कर लिया, ठीक है, यानी असंतुलित कर लिया। इस कंडीशन में हमें देखते हो सर्दी जुकाम बुखार आने लगता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन है क्या, व्हाट इज कंडेंसेशन, यानी संघनन क्या है। तो संघनन में आप देखते हो कि जो हम कहीं भी बॉटल में नॉर्मली आप देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, इसको मैंने किस में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। आप फ्रिज में रख देंगे तो इसमें जो पानी भरा हुआ है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब दो कंडीशन होगा, यदि हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये पानी जो है लिक्विड, अभी इस लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या कि यानी 0 डिग्री से कम होगा तो अभी ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा, बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यदि हम इस बॉटल को फ्रिज से बाहर निकालते हैं,
तो इस बॉटल में आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ आप कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, तुरंत ही नहीं, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ऐसे लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है, पानी, बॉटल फूटी हुई है, और पानी फूटे यानी बॉटल फूटी हुई तो इससे पानी टपक रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या है? तो ऐसा होता है कि आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है। क्या है? एयर है, यानी वायु है। अब क्या होता है कि इस जब हम बॉटल को बाहर रख देते हैं तो जो वायु के पार्टिकल इस बॉटल के कांटेक्ट में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं। और जब होने लगते हैं तो ये इस पे, इसके सरफेस पे क्या होते हैं, जमने लगते हैं। और जब जमने लगते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि तापमान तथा दाब की विशेष परिस्थितियों पर पदार्थ की गैस अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना, तापमान तथा दाब की विशेष परिस्थितियों में पदार्थ की गैस अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तन, वही मैंने बताया ना कि यहां पर पानी, अब ध्यान रखना, एक चीज और आपको बता रहा हूं, आप जैसे ही पानी को बाहर निकालेंगे, यानी बॉटल को बाहर निकालेंगे, तो आप देखोगे इससे थोड़ी सी भाप निकलने लगती है, और वो भाप क्या होती है, जब एयर कांटेक्ट में आने लगती है तो ठंडी होने लगती है। वही चीज है कि इस बॉटल में क्या होगा, वो भाप जो यहाँ पर भाप बन रही थी, एयर कांटेक्ट में आई तो ये क्या हो गई, ठंडी हो गई, और इस बॉटल की सरफेस पर ही क्या होगा कि जम जाएगी। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तापमान या दाब की विशेष परिस्थितियों में पदार्थ की गैस अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, और यह बाष्पीकरण प्रक्रम के विपरीत होती है। ध्यान रखना, वेपोरेशन के ये क्या होते हैं, विपरीत होती है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, कोल्ड गैस, हमने देखा पानी ठंडा है, और जब पानी ठंडा है तो यहाँ पर गर्म एयर आई इसके कांटेक्ट में, और जब गर्म एयर आएगी तो ध्यान रखना इसके कांटेक्ट में जब आएगा तो यहाँ पर सरफेस पे ठंडी हो जाएगी ये एयर, और यहाँ पर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे, और ये ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, आपको क्या होंगे, बहते हुए नजर आएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, या इसी को हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आया? तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे हम देखते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी जो टेम्परेचर है कम या ज्यादा करने पर क्या प्रभाव होता है। तो यहां पर हम पहला देखते हैं, जब ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ध्यान रखना, हमने क्या बात किया कि जब ठोस सॉलिड है उसका तापमान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा वृद्धि के कारण उसके अधिक तेजी से कंपन होने लगता है, यानी उसके कण जो, तब उसकी गतिज ऊर्जा, जैसे आप ही को है, आप यदि भूखे हो तो आपसे दौड़ाया नहीं जाएगा। आपको मैं बोलूं कि आप भूखे हो और आपको दौड़ना है तो आप नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। लेकिन यदि आप खाए हो, बिल्कुल आपके बॉडी में फुल एनर्जी है, यदि आपको बोला जाए कि तेजी से दौड़ो, जितना तेजी से हो, जितना तेजी से दौड़ सकते हो उतना तेजी से दौड़ो, तो आप दौड़ लोगे। ऐसे यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं, तापमान बढ़ाएंगे, तो एक तरह से हम सॉलिड को, यानी ठोस के जो द्रव है, यानी द्रव जो है, उनके कणों को हम ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और जब हम वो एनर्जी देंगे, वो एनर्जी लेकर क्या कर देंगे, उसमें तेजी से कंपन होने लगेगा, और जब तेजी से कंपन होने लगेगा तो क्या होगा, आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो उष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के विपरीत विरुद्ध काम करती है। ठीक है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एनर्जी को क्या करता है, उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। ध्यान रखना, उष्मा प्रदान की गई ऊर्जा, ध्यान रखना, उष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा मध्य लगने वाले कणों के आकर्षण बल के क्या होता है, विपरीत, यानी उसको तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आगे, जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जब द्रव को अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है तो कण तीव्रता से गति करने लगता है। सेम वही प्रोसेस है, अभी ठोस में आपने देखा, अब यही द्रव में आ गया कि जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, अब फिर से उसको आपने ऊर्जा दे दिया। ठीक है, तो वो क्या होता है, और तीव्र से गति करेगा।
तो निश्चित ताप पर किसी बिंदु पर जब कणों की गतिज ऊर्जा उनके मध्य आकर्षण बलों के को तोड़कर उनसे मुक्त करने लगते हैं के लिए पर्याप्त हो जाती है, तो इस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। ठीक है। पर द्रव गैस में परिवर्तित होना, ठीक है, प्रारंभ कर देता है ताप में कभी द्वारा शीतलन द्वारा, ठीक है, जो शीतलन का मतलब होता है ठंडा होना, गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तथा द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ताप है एक निश्चित ताप पर क्या होती है, उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है आकर्षण बलों के क्या होती है? ब्रेक कर देती है। यानी जो आप देखोगे कि आपके पास क्या है, मान लीजिए यहां पर देखिए हमारे पास ये क्या है? द्रव है। क्या है बेटा? द्रव है। या कि पहले हम देखते हैं, ठीक। अब यहां पर द्रव को हम क्या करते हैं? गर्म करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको गर्म करना। क्या करते हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो इस द्रव के जो कण है इनकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इनमें एक ऐसा स्थिति उत्पन्न होगी कि ये जो कण होते हैं इनके आपस की कौन सी ऊर्जा? आकर्षण बल क्या हो जाता है? टूट जाता है। सॉरी, आकर्षण बल क्या होता है? टूट जाता है। और यही क्या करने लगता है? वाटर वेपर का फॉर्मेशन करता है, यानी जल वाष्प का तैयार करने लगती है, यानी निर्माण करने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो वही चीज यहां पर हमने समझा। नेक्स्ट आगे देखते हैं भौतिक अवस्था का परिवर्तन। आप देखेंगे यहां पर, अब ये मैंने बता चुका हूं कि ठोस जो होता है जब हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, ठीक है, गलन करते हैं, इन्फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। उसी को लिक्विड को यदि हम फ्रीज करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। किस में? अभी आपने पढ़ा है सब्लिमेशन के थ्रू, ठीक है, ऊर्ध्वपातन के थ्रू। फिर डिपोजिशन होने लगता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान रखना, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैस जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और जब गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ठोस में, डायरेक्ट सॉलिड में। अभी आपने पढ़ा था कपूर में, आपने देखा था कि जैसे हम कपूर को गर्म करते हैं तो गैस से सॉलिड, फिर से वो ठंडा हो जाती है गैस, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। तो ये चीज है कि सब्लिमेशन और डिपोजिशन का मतलब होता है जमना। ठीक है, यहां पर वही चीजें दिख रहे हैं कि जब सॉलिड जो है मेल्ट होता है तो क्या बनाता है? लिक्विड बनाता है। ठीक है, यानी बर्फ जो होता है क्या हो जाता है? गलता है, यानी गलन होता है, तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। यही सॉलिड जो है जब क्या होता है? सब्लिमेशन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपने ये किस में देखा? कपूर में देखा होगा। ये किस में देखा होगा? पानी में देखा होगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए आपने किस में देखा होगा? पानी में। किस में देखा है? पानी में आपने देखा है। ठीक है, किस में देखा ये प्रोसेस? पानी में देखा। फिर आपने सॉलिड को किस में मेल्टिंग होते हैं यानी गैस में कन्वर्ट हो जाए, किस में देखा होगा? कपूर में। किस में देखा? कपूर में। ठीक है, फिर यही चीज आगे देखते हैं कि पानी जो है वेपर में किस में कन्वर्ट होता है? पानी में देखा होगा। वेपोराइजेशन की प्रोसेस आपने देखा होगा, पानी में देखा होगा। फिर आगे देखते हैं कि गैस जो होती है डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट यानी डिपोजिशन, ये भी आपने किस में देखा? कपूर में देखा है। किस में देखा? कपूर में। फिर गैस किस में कन्वर्ट हो जा रही है? लिक्विड में। कंडेंसेशन देखा, ये किस में देखा? पानी में देखा, ये पानी का नेचर है। ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड में। ये भी किस में आपने देखा? पानी में। समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रोसेस आपको बता दिया कि कौन सी अवस्था किस अवस्था में परिवर्तित हो रही है, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन सी प्रोसेस हो रही है। इतनी चीजें समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, तापमान का पैमाना, यानी हम जो टेम्परेचर है उसको हम कैसे देखें। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? स्केल ऑफ
मेजरिंग टेम्परेचर, ताप को मापने का पैमाना। ताप को हम कैसे माप सकते हैं? तो देखिए, तापमान 3 पैमानों से माप सकते हैं। पहला है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो केल्विन में यदि आप देखोगे कैसा होता है, सेल्सियस में होता है तो क्या होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है तो क्या होता है। ठीक है, यदि हम देखते हैं तो केल्विन जो होता है तापमान का क्या होता है, सेल्सियस पैमाना होता है। कौन सा होता है? केल्विन पैमाने पर तापमान, सेल्सियस पैमाने पर तापमान। केल्विन कैसा होता है, सेल्सियस कैसा होता है। यदि आप देखोगे कि केल्विन जो होता है क्या होता है, केल्विन तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर जो होता है किसके बराबर होता है, केल्विन जो होता है कितना होता है 273, और तापमान ध्यान रखना केल्विन और क्या है सेल्सियस, तो केल्विन में होता है 273.616, और टेम्परेचर में किसमें, केल्विन में किसमें है, ध्यान रखना दोनों चीजें अलग अलग दिखती है। अब यह तापमान का एसआई मात्रक केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 क्या होता है 16 केल्विन। सुविधा के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन लिख लेते हैं। ठीक है, अगला यही सेल्सियस में यदि हम देखते हैं, डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -1273.6। इसको हम आसानी तरीके से क्या लिखते हैं, ध्यान रखना यहां पर हम इसको लिख लेते हैं -273 ही लिखते हैं। ठीक है, किसमें लिखते हैं 273। ठीक है, फ़ारेनहाइट में देखोगे तो इसको हम कैसे लिखते हैं, F9/5 होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये जो है हम इन टेम्परेचर मेनली जो यूज होता है तो यहाँ पर ये होता है और ये होता है। ध्यान रखना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है केल्विन और सेल्सियस में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है ध्यान रखना सेल्सियस दिया है, केल्विन में परिवर्तित कीजिए। किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में परिवर्तित कीजिए, केल्विन में परिवर्तित करने का, ये ध्यान रखना है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, या कि आपसे 0 डिग्री में, अभी यहाँ पे 0 डिग्री तो ऑलरेडी दिया हुआ है 273। ठीक है, लेकिन यही चीज यदि तुमसे किस में पूछता है, आगे क्वेश्चंस में पूछिएगा तो क्वेश्चन में ध्यान रखना यहाँ पर 0 डिग्री की जगह में दूसरी वैल्यू दी जाएगी, तो उसका क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा क्या है, छुपी हुई उष्मा जिसको हम बोलेंगे गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा है क्या, ऐसा क्या, कौन सा स्टेज आता है, कौन सा स्थिति आती है जिसमें गुप्त उष्मा की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, आवश्यकता होती है। तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव, द्रव से गैस के लिए आवश्यक उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब छुपी हुई, गुप्त उष्मा मतलब ठोस से द्रव, द्रव से ठोस में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। ठीक है, यदि हम देखते हैं कि गलन की गुप्त उष्मा, गलन का मतलब होता है मेल्टिंग। ठीक है, तो किसी ठोस में 1 ग्राम को, ध्यान रखना ठोस के 1 ग्राम को, अब ठोस क्या हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा शुगर लिया होगा, है ना, सोडियम क्लोराइड लिया होगा, है ना NaCl लिया होगा, जिसमें आप देखोगे कि उसके 1 ग्राम को हम लेते हैं तो गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस ठोस की क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा कहते हैं। किसी ठोस के 1 ग्राम को, ध्यान से समझिएगा, किसी ठोस के 1 ग्राम को, ठीक है, उस किसमें परिवर्तित करना है हमें, किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित, ध्यान रखना ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठोस को द्रव में। तो 1 ग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे, गलन की उष्मा। ठीक है, अगला क्या है, बाष्पन की गुप्त उष्मा। मतलब 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, ध्यान रखना गलनांक मतलब गलने यानी फ्रीज होना। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर क्या हो रहा, सॉरी फ्रीज नहीं, पिघलना। ठीक है, तो 1 ग्राम को पिघलाने के लिए जो उष्मा उत्पन्न रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलेंगे, गलन की उष्मा। और यहाँ पर 1 किलोग्राम द्रव को, 1 किलोग्राम
द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वाष्पन की। वही चीजें हैं कि 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। किसकी ऊष्मा सॉरी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन का मतलब क्या होता है कि ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा, यानी 1 ग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। और 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस ठोस की हम क्या बोलेंगे, वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। तो देखते हैं आगे कि हमारा आगे क्या है। यहां पर इतना समझ में आ गया होगा, हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी दाब में क्या परिवर्तन करे तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या है, हमारे पास ये सिलेंडर है और सिलेंडर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन। ठीक है। आपने देखा होगा कि वही चीज जो हमने बताया था अभी कि गैस जो है, गैस है ना, गैस को हम बाय द प्रेशर हम किस में भरते हैं, ट्यूब में भरते हैं, सिलेंडर में भरते हैं। सब लोग यूज करते होंगे, सीएनजी यूज करते हो, एलपीजी यूज करते हो। ठीक है। अब उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस। जैसे गैस है उसमें हम प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन। क्या हमने बात किया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन। और ये अवस्था परिवर्तन आप देख रहे हो किस किस में है, ठोस में भी है, द्रव में भी है और गैस में भी है। ठीक है। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, ठोस के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, द्रव के बारे में। ठीक है। तभी लेकिन हम दाब का प्रभाव किस में होता है वो चीज देखते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं दाब का प्रभाव किस में होता है। तो दाब का प्रभाव सबसे ज्यादा आप देखते हो गैस में देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि गैस में संपीड़न कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, संपीड़न क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर पदार्थ की भौतिक अवस्था दाब परिवर्तन द्वारा भी परिवर्तित किए जाते हैं, यानी जो गैस है उसकी भौतिक अवस्था को हम क्या कर सकते हैं, दाब के थ्रू परिवर्तित कर सकते हैं। गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी गैस के दाब में वृद्धि कर गैस के अणु पास पास आने लगते हैं तथा उसके बीच अंतराणविक बलों, ठीक है, का प्रबलता बढ़ जाता है, जिससे जिस अवस्था परिवर्तित हो जाती उससे की क्या हो जाती है, अवस्था। वही चीज है अभी मैंने बताया कि पिस्टन जो है गैस को हम बाय द प्रेशर जब सिलेंडर में भरते हैं तो सिलेंडर में हो जाती है तो लिक्विड में भर जाती है। सबके पास गैस सिलेंडर होगा, उसको हिलाकर यूं करिए, आप देखेंगे कि उसमें ऐसा लग रहा होगा कि पानी भरा हुआ है। एक्चुअल में उसमें पानी नहीं है, गैस है। क्यों? क्योंकि गैस को हाई प्रेशर में भरा गया है, इसलिए उसका टेम्परेचर वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आगे उदाहरण में देखिए, जब किसी गैस पर कम ताप पर उच्च दाब लगाते हैं, ध्यान रखना किसी गैस पर कम ताप, टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, उच्च दाब लगाते हैं, तो गैस जो होती है द्रव में बदल जाती है, अर्थात गैस द्रवित हो जाती है। ठीक है। द्रव अवस्था में दाब के बढ़ने और तापमान घटने से द्रव है ना में बदल सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि दाब, ठीक है, पदार्थ की अवस्था को निर्धारित कर सकता है। यानी जो दाब है वो पदार्थ की अवस्था को क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा, बता रहा है। जब यह ठोस द्रव गैस होगा तो गैस द्वारा लगाए गए दाब का मापन वायुमंडलीय इकाई से करते हैं, यानी एटम से करते हैं। आगे देखते हैं, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में
वायु का दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। नोट, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm। ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछता है कि वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब यानी समुद्र तल में वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो कितना होता है? 1 atm होता है। जो सामान्य वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज और, कि जो दाब है उसको मापते किससे हैं? पास्कल से। दाब को किससे मापते हैं? पास्कल से। और दाब की इकाई एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है। ठीक है। आज हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं को परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं? पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पदार्थों की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसी तरह और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए और गहराइयों पे स्टडी करने के लिए और डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे से जुड़े रहें और आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेटर जानें। थैंक यू।